गरीब के लिए सबसे बड़ी ताकत उसका वोट होता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, सरकार बदलने के नाम पर वोट मत डालो, सीमांचल को बदलने के लिए वोट डालो, हालात को बदलने के लिए वोट डालो, मुकद्दर को बदलने के लिए वोट डालो, इंसाफ के लिए वोट डालो, अंधेरे के खात्मे के लिए वोट डालो, इल्म की रोशनी को आम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम साथियों, आज बिहार के चुनावी रण का फैसला होने वाला है। सत्ता का सिंहासन किसे मिलेगा, यह कुछ ही घंटों में तय हो जाएगा। क्या एनडीए की अनुभवी जोड़ी वापसी करेगी या महागठबंधन का युवा चेहरा बिहार का ताज पहनेगा? हमारे साथ बने रहिए इस महाविश्लेषण में। दोस्तों, 243 सीटों पर मतगणना होनी है। बहुमत का जादुई आंकड़ा है 122। कल 14 नवंबर सुबह 8 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे और दोपहर तक तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बार बिहार का चुनाव केवल दो गठबंधनों के बीच ही नहीं था, बल्कि कई निर्णायक शक्तियों के बीच था। हम आपको हर सीट का रुझान बताएंगे, लेकिन आज विशेष रूप से हम देखेंगे कि एआईएमआईएम ने वोट कटवा का लेबल कैसे तोड़ा है और वह कितनी सीटें जीतने जा रही है। साथ ही हम इमरान प्रतापगढ़ी और इकरा हसन जैसे नेताओं के उन बयानों का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने एआईएमआईएम की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। दोस्तों, अगर एनडीए के पास 122 सीटें पहुंचती हैं तो इसका श्रेय महिलाओं के साइलेंट वोट और सुशासन के दावों को जाएगा। रुझानों में हमें यह भी देखना होगा कि जेडीयू की सीटें बढ़ती हैं या नहीं, क्योंकि 2020 में उनकी सीटें कम हुई। दोस्तों, महागठबंधन के जातीय समीकरणों, युवा रोजगार और पुराने बनाम नए नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ा। अगर महागठबंधन बहुमत के पास जाता है तो यह साफ हो जाएगा कि ईबीसी, मुस्लिम और यादव समीकरण ने काम किया और तेजस्वी यादव का युवा नेतृत्व बिहार को पसंद आया है। शुरुआती रुझानों से हमें उनके गढ़, मगध और विंध्याचल में उनका प्रदर्शन देखना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं एआईएमआईएम पार्टी की। इस पार्टी को विरोधी दलों ने चाहे जो भी कहा हो, इस चुनाव में उसने खुद को एक मजबूत स्वतंत्र राजनीतिक ताकत रूप में स्थापित किया है। यह किसी का वोट काटने नहीं आई, बल्कि वंचितों को उनका राजनीतिक हक दिलाने आई है। उन्होंने केवल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में नहीं, बल्कि दलित और अति पिछड़ा उम्मीदवारों को टिकट देकर अपना सोशल बेस बढ़ाया है। दोस्तों, एग्जिट पोल्स और ज़मीनी रिपोर्टों के आधार पर यह साफ है कि एआईएमआईएम का वोट शेयर पहले से बढ़ा है। हालांकि उनका लक्ष्य वोट प्रतिशत बढ़ाना है, पर सीटों के मामले में हमारा अनुमान है कि एआईएमआईएम इस चुनाव में 2 से 5 सीटों के बीच जीत दर्ज कर सकती है। यदि वे 5 से ज़्यादा सीटें जीतते हैं तो यह बिहार में तीसरे मोर्चे के उदय का स्पष्ट संकेत होगा। दोस्तों, एआईएमआईएम की असली ताकत उसके वोट शेयर में है। अगर वह पूरे बिहार में 3% से 4% वोट भी हासिल कर लेती है तो यह दर्शाता है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में वह बिहार में स्वीकार्य हो चुकी है। यह उन तमाम दलों के लिए एक चुनौती है जिन्होंने अब तक इन समुदायों के वोटों को अपनी जागीर मान रखा था। दोस्तों, एआईएमआईएम की सफलता के बीच हमें उन बयानों को याद करना होगा जो कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी और युवा नेता इकरा हसन ने असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दिए थे। इन नेताओं ने एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताया और उन पर धर्मनिरपेक्ष वोट काटने का आरोप लगाया। ये बयान केवल एक पार्टी की आलोचना नहीं, बल्कि वोटरों की समझ पर सवाल खड़े करते हैं। साथियों, सवाल यह है कि अगर महागठबंधन इतना मजबूत और धर्मनिरपेक्ष है तो वह उन समुदायों को राजनीतिक हिस्सेदारी क्यों नहीं दे पाया जो आज एमआईएम की तरफ जा रहे हैं। इमरान और इकरा जैसे नेताओं को यह समझना होगा कि जब आप वैकल्पिक नेतृत्व की मांग को जगह नहीं देते तो कोई और दल उस राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए आगे आता है। वोटरों को यह तय करने का हक है कि उनकी आवाज़ कौन बनेगा। दोस्तों, एआईएमआईएम को वोट कटवा कहना उन लाखों वोटरों का अपमान है जो अपने विवेक से ओवैसी को वोट देते हैं। यह तर्क देता है कि मुस्लिम वोटर इतने नासमझ हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि वे किसे वोट दे रहे हैं। आज नतीजे बताएंगे कि इमरान और इकरा जैसे नेताओं की आलोचना ज़मीनी सच्चाई से कितनी दूर थी। एमआईएम का उदय पारंपरिक दलों की विफलता का परिणाम है। दोस्तों, अगर बिहार में हंग असेंबली बनती है जहां कोई भी गठबंधन 122 तक नहीं पहुंचता, तो एआईएमआईएम, एलजेपी और अन्य छोटे दल किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। भले ही एमआईएम 2 से 3 सीटें जीते, लेकिन सत्ता के करीब कांटे की टक्कर में एक एक विधायक की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। उनकी भूमिका सरकार बनाने या तोड़ने के महत्वपूर्ण कार्य को कर सकती है। दोस्तों, यह चुनाव बिहार की राजनीति में कई मिथकों को तोड़ेगा। चाहे कोई भी जीते, यह साफ है कि यह वंचितों को राजनीति हिस्सेदारी की मांग को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एमआईएम का उदय क्षेत्रीय दलों को मजबूर करेगा कि वे अपने सामाजिक समीकरणों पर फिर से विचार करें और केवल वोट बैंक की राजनीति
से बाहर निकलकर उन्हें वास्तविक नेतृत्व दें। तो दोस्तों, बिहार का जनादेश आने वाला है। आपकी क्या राय है? क्या बिहार में बदलाव होगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन मत दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।